प्रकाश यानी लाइट इस ब्रह्मांड की वो वस्तु है जो सबसे तेज गति से चलती है। समूचे ब्रह्मांड में अभी तक कोई भी दूसरी वस्तु ऐसी नहीं है जो इससे ज्यादा तेज चल सके। 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड यानी कि लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति सचमुच बहुत ज्यादा है। हमारी आम जिंदगी इसी लाइट के चारों ओर घूमती है और जन्म से लेकर मृत्यु तक हम इसी लाइट के साथ जीते हैं। जब हम अपने घर में स्विच ऑन करते हैं तो महसूस करते हैं कि सेकंड से भी लाखों गुना कम में हमारा कमरा प्रकाशित हो गया। कमरे की तो छोड़िए, जब हम अपने स्मार्टफोन में इंटरनेट के जरिए हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपने किसी दोस्त को मैसेज भेजते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी चैट और वीडियो कॉलिंग बिना किसी देरी के एकदम स्मूथ चल रहे हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी लाइट की स्पीड ही है। सबसे बड़ा कारण है कि हर तरह के सिग्नल लाइट की ही तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, तो इनकी गति भी प्रकाश की गति के बराबर होती है। तो जब ये 3 लाख किलोमीटर की दूरी को 1 सेकंड में पूरा कर लेते हैं तो हमारी पृथ्वी, जिसका डायमीटर सिर्फ 12,742 किलोमीटर है, तो इसके चारों ओर चक्कर लगाना तो इनके लिए एक खेल है और ये इस दूरी को सेकंड के 1000वें हिस्से में पूरा कर लेंगे, जो हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग पावर से बहुत ज्यादा है और इसी वजह से हमें कम्युनिकेशन एकदम स्मूथ लगता है। पर जब बात ब्रह्मांड की आती है तो लाइट की स्पीड भी बहुत धीमी हो जाती है। 1 घंटे में 107 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ये लाइट भी ब्रह्मांड में हमारे लिए कछुए से ज्यादा धीमी हो जाती है, जो कि हमारे स्पेस मिशन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। लाइट की जिस स्पीड को हम ब्रह्मांड की सबसे तेज स्पीड मानते हैं, वही स्पीड हमारे लिए कितनी बड़ी समस्या बन जाती है, इसी बात को आज हम जानेंगे और समझेंगे कि क्या हमारे पास कोई ऐसी थ्योरी है जो भविष्य में लाइट की स्पीड से भी तेज स्पीड में सफर करने में हमारी मदद करे। अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो आपको यहाँ लाइट की स्पीड में कोई खास अंतर नहीं दिखेगा। आप अगर भारत से अमेरिका में अपने दोस्त को मैसेज भेजेंगे तो वो उसे बिना किसी टाइम डिले के एकदम तुरंत रिसीव होगा और उसका रिप्लाई भी आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। यहाँ तक कि स्पेस में बैठे एस्ट्रोनॉट को भी पृथ्वी पर मैसेज भेजने में कोई परेशानी नहीं होगी। लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो 1 सेकंड में पृथ्वी के 7 चक्कर लगा लेती है, तो उसके लिए एक देश से दूसरे देश में सिग्नल भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। पर जैसे ही हम चांद पर जाते हैं और वहां से अपने स्मार्ट गैजेट से कोई मैसेज अपने दोस्त को पृथ्वी पर भेजते हैं, तब हमें मैसेज सेंड करने और रिसीव होने में लगने वाला टाइम आसानी से दिखने लगता है। चांद की दूरी पृथ्वी से तकरीबन 4,84,000 किलोमीटर है, तो वहां पर पृथ्वी से लाइट को जाने में तकरीबन 1.3 सेकंड का समय लगता है। तो अगर हमारा कोई दोस्त चांद पर है और हम उसे मैसेज भेज रहे हैं तो वो मैसेज उसे 1.3 सेकंड बाद रिसीव होगा और आपको उसके रिप्लाई को रिसीव करने के लिए इतना ही वक्त देना होगा। अब अगर दोनों ओर के टाइमिंग को मिला लिया जाए तो कम्युनिकेशन गैप तकरीबन 2.6 सेकंड जितना होगा। नासा के अपोलो मिशन के दौरान वैज्ञानिकों को इसी तरह के कम्युनिकेशन गैप का सामना करना पड़ा। उस समय अपोलो की ये दूरी हमसे 3,80,000 किलोमीटर थी, जिस कारण उन्हें सिग्नल और मैसेज भेजने में 2.5 सेकंड का डिले हो रहा था। हालांकि इतनी दूरी पर ये डिले हमें ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि अगर इमरजेंसी आती भी है तो 2.5 सेकंड के गैप में हम उसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। हम अर्थ से स्टेशन को मिशन की पूरी डिटेल दे सकते हैं और उनसे जुड़े रह सकते हैं। पर जब हम आगे बढ़कर मार्स की ओर जाते हैं तो लाइट की स्पीड का खेल पूरी तरह बदल जाता है। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन को सेट करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी ओर सिग्नल को भेजना और रिसीव करने का टाइम गैप भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पृथ्वी और मंगल ग्रह दोनों ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं और दोनों की ही ऑर्बिट अलग अलग है, इसीलिए ये एक खास समय पर एक दूसरे के सबसे नजदीक होते हैं। जब ये दोनों ग्रह एक दूसरे के सबसे नजदीक होते हैं तो मार्स पर लाइट को जाने में तकरीबन 3.10 मिनट का टाइम लगता है। पर जब ये ग्रह एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं तो इस लाइट को मार्स पर पहुंचने में तकरीबन 22.4 मिनट का समय लगता है। कुल मिलाकर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो अर्थ से भेजी गई लाइट को मार्स पर रिसीव होने में तकरीबन 12.5 मिनट का समय लगेगा। अब इतने ज्यादा टाइम डिफरेंस की वजह से पृथ्वी से सिग्नल को मंगल पर भेजना और उसे दोबारा पृथ्वी पर आने में करीब 25 मिनट का गैप आ जाता है। वहीं मार्स जब पृथ्वी से दूर होता है तो ये टाइम गैप 45 मिनट तक का हो जाता है। इसी वजह से मार्स पर हमारे जो रोवर अभी मौजूद हैं, उन्हें एक कमांड देने के बाद उनके रिस्पॉन्स पर 25 मिनट तक हमें बैठना पड़ता है। अगर भविष्य में कोई मानव मिशन इस ग्रह पर होता है और अंतरिक्ष यात्री इस ग्रह से पृथ्वी पर संपर्क करेंगे तो उन्हें कम से कम 25 से लेकर 45 मिनट का इंतजार हर मैसेज को सेंड और रिसीव करने के दौरान करना पड़ेगा। और ये तब सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाएगा जब मार्स पर अंतरिक्ष यात्रियों को इमरजेंसी सिचुएशन में पृथ्वी पर बने स्टेशन पर कॉन्टैक्ट करना होगा। इमरजेंसी के दौरान कम्युनिकेशन एकदम इंस्टेंट होना चाहिए ताकि हर समस्या की जानकारी मिलती रहे, पर 25 मिनट का गैप इस काम में बहुत
परेशानी डाल सकता है। अब इस समस्या का कोई समाधान भी नहीं है क्योंकि लाइट की स्पीड से तेज कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में हमें इस टाइम गैप को किसी खास तरह से खुद ही मैनेज करना होगा। पर सबसे नजदीक के ग्रह मार्स पर जाना और वहां पर स्पेस कॉलोनी बनाना तो हम इंसानों का केवल एक पहला चरण होगा। हमें इससे भी आगे सौरमंडल में कई ग्रह और उनके हैबिटेबल चंद्रमाओं पर मिशन करने हैं। तो वहां पर लाइट का कितना टाइम डिफरेंस होगा और उससे हमारा कम्युनिकेशन कैसे प्रभावित होगा, चलिए इस पर भी बात करते हैं। मंगल के बाद बृहस्पति यानी कि जुपिटर हमारे सबसे नजदीक है, जिसके 80 से ज्यादा चंद्रमा हैं और इन्हीं में से कुछ चंद्रमा ऐसे हैं जो हैबिटेबल जोन में हैं। इनमें से एक है यूरोपा। ये एक हैबिटेबल मून है जिसमें अपार मात्रा में पानी और ऑक्सीजन मिलने की संभावना है। अगर इस पर आज के किसी प्रोब के जरिए विजिट किया जाए तो उसे यहाँ पहुँचने में 1 साल का समय लगेगा और लाइट को जुपिटर तक पहुँचने में तकरीबन 33 से 53 मिनट तक का समय लगता है। इसी वजह से अगर जुपिटर पर हमारा कोई प्रोब परिक्रमा कर रहा होगा और उस पर लैंड करने की स्टडी कर रहा होगा तो उसे अपने सिग्नल को पृथ्वी पर भेजने और रिसीव करने में तकरीबन 2 घंटे का समय लगेगा। वैज्ञानिकों को जुपिटर पर गए किसी भी प्रोब को एक सिग्नल या कमांड देने के लिए 2-2 घंटे का लंबा इंतजार करना पड़ता है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों स्पेस मिशन में इतनी परेशानियां आती होंगी। इन 2 घंटों को हम किसी भी तरह कम नहीं कर सकते। इसी तरह सैटर्न पर लाइट को जाने में ऑन एन एवरेज 1.5 घंटे का समय लगता है, जिससे वहां पर कम्युनिकेशन टाइम गैप तकरीबन 3 घंटे के बराबर पहुंच जाता है। हर एक सिग्नल के लिए वैज्ञानिक 3 घंटे तक इंतजार करते हैं। वहीं सोलर सिस्टम के सबसे दूर यानी प्लूटो पर लाइट पहुंचने में 5.5 घंटे का समय लगता है। जब नासा का न्यू होराइजन इस ग्रह की ऑर्बिट करके इसकी इमेज पृथ्वी पर सेंड कर रहा था तब हमें एक कमांड भेजने और रिसीव करने में तकरीबन 11 घंटों तक इंतजार करना पड़ता था। कई बार ये गैप उससे भी ज्यादा हो जाता था। इसी से आप समझ सकते हैं कि लाइट की स्पीड अब कितनी स्लो होने लगी है। अब इस समय तो आप जानते हैं कि वाइजर सोलर सिस्टम से बहुत आगे निकल गया है और इंटरस्टेलर यात्रा पर है। उस तक अगर हम कोई सिग्नल सेंड करते हैं जिसके बाद वो कोई रिस्पॉन्स दे तो उसे अर्थ तक आने में तकरीबन 35 घंटों का समय लग जाता है। इसकी वजह से वाइजर के बहुत से सिग्नल स्पेस में ही लॉस्ट हो जाते हैं या पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते इतने वीक हो जाते हैं कि उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है। लाइट की स्पीड से आने वाले सिर्फ एक सिग्नल को रिसीव करने के लिए वैज्ञानिकों को 2-2 दिन तक बैठना पड़ता है। पर लाइट की स्पीड यहाँ तक भी ठीक लगती है। इतने टाइम को भी हम किसी एल्गोरिदम के जरिए मैनेज कर सकते हैं, पर यह स्पीड सोलर सिस्टम के बाहर बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है क्योंकि हमारे सबसे नजदीक के स्टार अल्फा सेंचुरी में एक प्लेनेट है प्रोक्सिमा, जो कि पृथ्वी के ही साइज का एक हैबिटेबल प्लेनेट है। ये हमसे 4.24 लाइट ईयर दूर है, यानी वहां पर लाइट को पहुंचने में कम से कम 4 साल 3 महीनों का समय लग जाएगा। तो जब हम वहां पर कोई मिशन करेंगे और उस प्लेनेट पर लैंड होंगे तो जो सबसे पहला मानव वहां पर होगा उसे मिशन की सक्सेस की खबर पृथ्वी पर सेंड करने में 4 साल 3 महीनों का वेट करना होगा। इसके बाद वो सिग्नल पृथ्वी पर रिसीव होगा और उसे उसका रिप्लाई भेजा जाएगा कि आगे वो काम स्टार्ट करे। तो उसे उस मैसेज को वहां तक पहुंचने में और 4 साल 3 महीनों का समय लगेगा, यानी कि प्रोक्सिमा पर एक मैसेज को सेंड करने और रिसीव करने में खर्च होने वाला टाइम डिफरेंस तकरीबन 8.5 साल का होगा। अब अगर आप आज 2023 में प्रोक्सिमा पर जाकर किसी भी तरह से पृथ्वी पर एक ईमेल करते हैं तो वो पृथ्वी पर साल 2027 में रिसीव होगा और पृथ्वी पर वैज्ञानिक जब उसका रिप्लाई करेंगे तो वो आपको साल 2031 में मिलेगा। अब समस्या ये है कि इस टाइम गैप को कम करने के लिए हमारे पास कोई तकनीक फिलहाल मौजूद नहीं है। जब हम इंटरस्टेलर ट्रैवल करते हैं तो हमें इस टाइम डिफरेंस का सामना करना पड़ता है। भविष्य के हर मिशन में हमें इसी तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब अगर हमें प्रोक्सिमा पर पहुंचने के बाद भी जीवन जीने लायक कंडीशन नहीं मिलती है तो हमारे पास अगला प्लेनेट यहाँ से 40 लाइट ईयर दूर ट्रैपिस्ट स्टार सिस्टम में है, जिसमें हमारे सौरमंडल की तरह ही कई ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा हैबिटेबल प्लेनेट है वो है ट्रैपिस्ट 1i। जब हम इस ग्रह पर पहुंचते हैं और वहां से सिग्नल सेंड करते हैं तो हमें उसके रिप्लाई के लिए 80 साल तक इंतजार करना होगा और जो मैसेज हमें मिलेगा वो तकरीबन 40 साल पुराना होगा। यानी कि अगर आज साल 2023 में कोई व्यक्ति उस ग्रह पर है और हमें मैसेज भेज रहा है तो वो मैसेज हमें साल 2063 में रिसीव होगा और जब हम उस मैसेज का रिप्लाई करेंगे तो वो मैसेज उसे साल 2103 में रिसीव होगा, जिसमें उसे हमारे द्वारा दिए गए पृथ्वी के 40 साल पुराने समाचार मिलेंगे। इन दिक्कतों से आप समझ सकते हैं कि भले ही हमारे पास लाइट की स्पीड क्यों ना हो, पर ब्रह्मांड इतना विशाल है कि वो इस स्पीड को भी कछुए की स्पीड के बराबर बना देता है। सौरमंडल के बाहर हर मिशन में होने वाली देरी और कम्युनिकेशन गैप का एहसास हमें होने लगता है और हमारी सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि हम किसी भी तरह से इस गैप को कम नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट की स्पीड एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू स्पेस में एक समान रहती है। इससे ज्यादा तेज दुनिया का कोई पार्टिकल नहीं चल सकता, खास तौर पे वो पार्टिकल जिसमें कोई मास हो। लेकिन भविष्य में वॉर्म होल बनाकर हम लाइट से ज्यादा तेज ट्रांसमिट कर सकते हैं और इसके लिए हमें विशाल वॉर्म होल भी नहीं बनाने हैं जिनके लिए कि हमें
बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़े, बल्कि सब एटॉमिक लेवल पर बनाए गए वार्म होल ही हमारे लिए काफी हैं, जो बेहतर और तेज ढंग से हमें लाइट से भी तेज सिग्नल सेंड और रिसीव करने में मदद करेंगे। इनमें सिग्नल की स्पीड तो लाइट के बराबर ही रहेगी, पर जो दूरी दूसरे ग्रहों के बीच होगी वो वार्म होल के जरिए बहुत कम हो जाएगी। इसके अलावा क्वांटम एंटेंगलमेंट भी इसमें मददगार साबित हो सकता है। अब क्वांटम एंटेंगलमेंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज हमने जाना कि ब्रह्मांड की सबसे तेज चलने वाली लाइट भी इस ब्रह्मांड की विशालता के आगे बहुत धीमी हो जाती है। इसकी वजह से हमारे स्पेस मिशन में बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। फिलहाल तो इस समस्या का हमारे पास कोई समाधान नहीं है, पर इंसान बहुत जिद्दी है और अपने इसी जिद्दी स्वभाव के कारण वो जल्द ही इस समस्या का समाधान भी खोज लेगा। आप बताइए, क्या आपको इस तरह के साइंस वीडियो देखना पसंद है? अगर हाँ, तो कमेंट में हमें उसकी जानकारी जरूर दें।